युक्ति संगत आधार पर और सबके सम्मानजनक स्थितियों को ध्यान में एक और भतीजे की फोटो हम दिखा रहे हैं सुधांशु जी, एक और भतीजे की फोटो दिखा रहे हैं, बाला साहब के भतीजे की, जिनकी आज मुलाकात हुई है गृह मंत्री से। तो वो सब भतीजों को खूब टारगेट कर रहे हैं आजकल आप लोग, राज्य दर राज्य। नहीं देखिए, हमारे साथ जो भी भतीजे हैं वो सब सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। भतीजों की समस्या दूसरी जगह बड़ी समस्याजनक है। जैसे आप याद करिए, यूपी में भी एक बुआ और भतीजे का गठबंधन हुआ था, तो बुआ को भी रास नहीं आया, भतीजे को भी रास नहीं आया। तो आपको याद हो, बंगाल में भी बुआ भतीजा है, तो भाई लखनऊ वाली बुआ जी को थोड़ा पहले समझ में आ गया था कि भतीजा उनके लिए समस्या है। अब कलकत्ते वाली बुआ जी का सगा भतीजा है। देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में। तो इस पे निर्भर नहीं करता है कौन चाचा है, कौन भतीजा है, कौन बुआ है, कौन भतीजा है। इस पे निर्भर करता है कौन किस नियत से किसके साथ और कहां खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो जहां खड़ा है उसे स्पष्ट रूप से यह पता है कि वो देश में एक सकारात्मक योगदान देने के लिए खड़ा है। इस कारण से हम सही सकारात्मक समाधान निकालने में सफल होते हैं। हम आपस में घमासान की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देते। अब देखिए सापरा साहब, सुप्रिया सुले, रोहित पवार, दो नाम जिन्होंने खुलकर न्योता दिया था राज ठाकरे को, इसके बावजूद वो उधर जा रहे हैं। और बिहार की आप यथास्थिति देख लीजिए ना, पशुपति पारस भी लास्ट तक वेट कर रहे, वो उम्मीद से थे कि शायद उनको 1-2 सीट मिल जाए तो वो भी इधर आए। सब ये मान रहे हैं कि विनिंग साइड इधर है और उधर रहने की कवायद में लगे हुए हैं। चाहे चिराग पासवान भी एक वक्त पर हो रहा था कि हो सकता है तेजस्वी यादव के बुलावे पर जाए, लेकिन बात जब लोकसभा चुनावों की आती है तो सारे एनडीए का हिस्सा बनने के लिए आतुर दिख रहे हैं। राज्य दर राज्य ये दिख रहा है। नीतीश बाबू ऐसे ही चले गए। सापरा साहब देखिए, विनिंग साइड तो ये लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है, ये हम टीवी चैनल पर बैठ करके तय नहीं कर सकते हैं। जहां तक आपने ये सारे अभी डिस्कशन की बात है, मैं आपको बता दूं कि देश की जनता भी ये देख रही है। अगर पशुपति पारस वाला मामला है या जेजेपी वाला मामला है या किस तरह से इन्होंने एनसीपी के 2 फाड़ किए या फिर शिवसेना के 2 फाड़ किए। शिवसेना के एक विधायक ने तो सोशल मीडिया पर कह दिया था 50 खोखे सब कुछ होके खोखे सरकार, ये तो टैगलाइन बन गई थी महाराष्ट्र के अंदर। तो मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी की जो ये पॉलिसी है यूज एंड थ्रो की, ये टिश्यू पेपर के जैसे वापरते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। ये देश की जनता भी देख रही है और छोटी पार्टियों को इसका एहसास भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ये रूप है, इसका नुकसान भी बीजेपी को आने वाले चुनाव के अंदर होगा। ये सिर्फ ये ना सोचे कि ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं और बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, ये इस तरह का नारा ये सिर्फ रेटोरिक बन करके रह जाएगा। धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं है। धरातल पर तो जनता के मुद्दे हैं। धरातल पर तो महंगाई की मार्ग वाला मुद्दा है कि आज महंगाई क्यों बढ़ गई है। ये मुद्दा है कि क्या मोदी जी कहते हैं 400 पार, क्या आप जो डीजल पेट्रोल है वो 100 रुपए से नीचे करके 35 रुपए पे ला सकते हैं जो आपका वादा था? डीजल क्या 35 रुपए हो सकता है? कर सकते हैं क्या? एलपीजी गैस जो है वो आप 1000 रुपए पर ले गए हो, उसे 450 पर ले आइए ना। कब लाएंगे? अगर नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण आजकल चल रहे हैं उनके शक्ति पर, तो उनकी शक्ति से पेट्रोल डीजल के भाव भी कम होने चाहिए, एलपीजी के भाव कम होने चाहिए, जीवन आवश्यक वस्तुओं के भाव कम होने चाहिए। आज जो देश के अंदर समस्या है, जो आर्थिक विषमता है, या जो किसानों के साथ इन्होंने वादे किए थे, आय दुगनी करने का वादा किया था, या फिर इन्होंने जो देश के नौजवानों के साथ वादा किया था, ये अग्निवीर क्यों लेकर के आए हैं? भाई अग्निवीर तो युवा चाहता ही नहीं है। तो ये तमाम सारे जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, ध्यान भटकाना चाहते हैं और ध्यान भटकाकर और अपने रेटोरिक्स और अपने भाषण और जुमले दे करके ये इस चुनाव को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है सुधांशु जी, देखिए सीट शेयरिंग वो कह रहे हैं आज ना कल हो ही जाएगा और ये सभी बातें पुरानी रह जाएंगी। असल में जब ग्राउंड में उतरेंगे तो मुद्दों पर लड़ाई होगी। ये लोग तो चाचा ने दगा दिया, भतीजे ने दगा दिया, ये सब कह सकते हैं, लेकिन आप क्या कहिएगा? कई मुद्दों को वो उठा रहे हैं और आप लोग शक्ति और सनातन को पकड़े हुए हैं। कैसे आगे बढ़ेगा? मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। सापरा जी ने कहा कि हम यूज एंड थ्रो करते हैं। मान्यवर, ये बताइए, आज हम सबसे बड़ी पार्टी हैं बिहार में, इसके बावजूद हम 17 सीट लड़ रहे हैं और 23 एनडीए सहयोगियों को दी। ये बताइए, क्या हम उनके साथ किसी प्रकार का न्याय कर रहे हैं?
और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही बिहार है जहां 1995 में जब समता पार्टी गठबंधन हुआ था, उसकी 7 सीटें थी बिहार विधानसभा में और हमारी 42। इसके बावजूद जो 96 का लोकसभा हम लड़े थे, तो हमने अपने से बराबर की सीटें उनसे दी थी। तब झारखंड भी इसका हिस्सा था और पूरे 15 साल लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, परंतु हमने नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया था। हम यथार्थ पे चलते हैं। हमने मायावती जी को समर्थन दिया था, पहली बार याद करिए 67 उनके थे, 178 हमारे थे। दक्षिण में हमने जेडीएस का जब सरकार बनाई तो 84 हमारे थे, 40 उनके थे। हम दूसरे को आगे रखते हैं, ईमानदारी से आगे रखते हैं और आज तक भी आगे रखा हुआ है। इसलिए यह बात आपकी तथ्यों के आधार पर सही नहीं लगती। अब आपने मुद्दे की बात कही तो मैं चरण सिंह सापरा जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इससे महंगाई की दर कितनी है? 5.09%। और आरबीआई का कहना है कि 5% से नीचे बहुत हेल्दी होती है ना, 5% के आसपास तक ले आए हैं। आज बेरोजगारी की दर क्या है? 3.1%। 2018 के बाद सबसे बेहतर स्थिति में, यानी कोविड के बाद हम बिल्कुल स्टेबल स्थिति में आ रहे हैं। विकास की दर क्या है? 7.2%, जो G7 और G20 कंट्रीज में सबसे ऊपर है। जो आपने यथार्थ कहा, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं मान्यवर, इस समय कोविड भी झेला और रशिया यूक्रेन वॉर भी झेला और उसके बावजूद समस्त G7 और G20 कंट्रीज में भारत सबसे बेहतर स्थिति में है। और मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, आज विश्व का यथार्थ क्या है? अमेरिका के 2 बड़े बैंक, न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक, डूब गए। भारत में कोई बैंक डूबा क्या? चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। आज 40% रियल एस्टेट की कंपनियां चाइना में डिफॉल्टर हैं। ये मैंने चाइना और अमेरिका के उदाहरण दिए, दुनिया की 2 सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों को। ये पाकिस्तान और श्रीलंका में उल्टे पलटे जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है अलग बात है। इस विपरीत परिस्थितियों में मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, जिस क्षमता के साथ भारत की अर्थनीति आगे बढ़ रही है, वो प्रेज़वर्दी है। और